नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। यहां पे सभी एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट यानी कि जनता ने जो फैसला किया है वो सभी के सामने आने वाला है। और अभी 3:23 हुए हैं और अब तक जो रुझान सामने आई है वो हम आपको बता दें। जो एनडीए है वो 294 सीट पर है और इंडिया गठबंधन 230 सीट हासिल कर चुकी है। और अदर्स की हम बात करें अन्य पार्टियों की तो वो 17 सीटों पर है। अब तक जो रुझाने 3:23 पर हमारे पास सामने आई है वो अभी आंकड़ा जो है वो इतना आया है। अब हम जानते हैं, हमारे साथ कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे युवा यहाँ पे मौजूद है। उनसे जानेंगे कि अभी जो गठबंधन जो अभी चुनाव के जो रिजल्ट यहाँ पे सामने आ रहे हैं उन पर जैसा कि कहा गया था कि 400 पार का ऐसा नारा लगाया गया था वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है और जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ युवा यहाँ पे मौजूद है, एनएसयूआई कार्यकर्ता युवा है और साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा समिति के भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ छात्र भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनकी बातें हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ये सारी बातें आज हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश श्रीवास्तव है। मैं एमबीए का छात्र हूँ और साथ ही एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता भी हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूँगा, पर मैं एक स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से एनडीए की सरकार थी, पर 10 साल से इन लोगों ने छात्र के लिए क्या किया, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा। और उसके बाद जैसे मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में कितनी एमएनसीज आई हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट पे बात हुआ है, कितना डेवलपमेंट पे बात हुआ है, कितने स्टूडेंट्स के मुद्दे पे बात हुए हैं, ये हमारा मेन स्टूडेंट्स का पॉइंट रहता है। और रही बात अभी इलेक्शन की, तो जैसे कि बीजेपी दावा कर रही थी कि 400 पार का, और अभी 294 सीट पे वो खड़े हैं। तो इससे साफ नज़र आता है कि जनता उनसे खुश नहीं है और जनता उन्हें एक मौका और दिया है। ये आखिरी मौका है, अगर संभल सकते तो संभल जाए, नहीं तो फिर जनता अगली इलेक्शन में रहम नहीं करेगी आपके ऊपर। नमस्कार, मैं अतुल आनंद पांडे। मैं एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता हूं, वह उसके साथ साथ मैं मनोविज्ञान का एक छात्र भी हूं। जो इस चुनाव में हमने मेन मुद्दा देखा है कि जैसे कि मान लीजिए कि मंदिर बनाने का मुद्दा हो गया या फिर बहुत सारे अन्य मुद्दे को लेकर, लेकिन इसमें कहीं पे भी छात्रों के हित की बात नहीं की गई है। ना कि इधर पे रोजगार कैसे दिया जाएगा युवकों को, उसकी बात नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाने की बात को की गई है और इन विषयों पे ही विशेष मुद्दा को रखा गया है। और आज के चुनावी नीति से ये साफ हो गए हैं कि जनता बहुत ये भारतीय जनता पार्टी से नाखुश भी है और उन्होंने स्वयं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 240 सीट ही आए हैं। और बहुमत के लिए जैसे हमारे देश में 272 सीटों की ज़रूरत रहती है, तो उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी अकेले में ही उस बहुमत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाई है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के मन में ये आक्रोश तो है कि हाँ, उनके हक के बारे में बात नहीं होता है, जो अहम मुद्दे हैं उनसे उनको विचलित कर दिया जाता है और अलग अलग बातें की जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं एक छात्र होने के नाते कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कि बहुत सारे नेताओं में देखा है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें वो हम्बलनेस वाला फैक्टर नहीं होता है। जी, आप जैसे जब चुनावी रैली में जाते हैं, आपको जब वोट मांगना रहता है तो आप बहुत बोलते हैं मैं आपका रक्षक हूँ, मैं आपका चौकीदार हूँ, ये सब तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर चुनाव जीतने के बाद कौन है वो जनता, कौन है ये, कौन है वो, आप ये करते हैं। और सिर्फ हम देखते हैं कि सिर्फ इस देश में अमीर ही अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होते चल जाता है। और मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो उनका तो कुछ अता पता भी नहीं है। तो यही सारे मुद्दे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी आज इतना खराब प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद बहुमत तो एनडीए के पास आ गया है, फिर भी जो उन्होंने 400 पार का वादा किया था, आज वो 400 पार नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही मुद्दे हैं जिससे जनता नाखुश है। और जैसे कि मेरे साथी दिव्यांश श्रीवास्तव जी ने कहा था, और मैं भी उस बात को सहमति जताता हूँ कि ये आखिरी मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर इस बार नहीं इन्होंने अगर कुछ अपने पार्टी में रुझान किए, तो शायद जनता अगली बार इनको 100 सीटें भी ना दे।
भारत की 70% आबादी युवावादी है और मैं एक युवावादी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। सर, तो इन 10 सालों में आपने ये भारत देश की 70% युवावादी के लिए क्या किया? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा। और सर, जैसे अभी पॉलिटिक्स चल रहा है, 70% युवावादी को भी एक यूथ लीडर चाहिए, तो बीजेपी में कौन सा ऐसा यूथ लीडर है जो लीड कर रहा है बीजेपी को, ये बता दीजिए मुझे। और कांग्रेस का बेसिकली देखा जाए तो मैक्सिमम यूथ और प्लस मेरा नाम आलोक सिंह है। जैसे जिस हिसाब से हमने अभी नतीजा देखा है कि एनडीए की सरकार जो बना रही है 294 सीट लाई है, उनका दावा था 400 पार। 400 पार का दावा तो सब देख रहे कि झूठ हो जा रही है। अब मेन उनका मुद्दा था धर्म, कि धर्म को खतरा है, हिंदू को खतरा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि धर्म का खतरा हिंदू को कभी खतरा था ही नहीं देश से। कब हम लोग जब पिछले जाएंगे, महाराणा प्रताप को हम सब जानते हैं, उनके जो सेनापति थे एक मुस्लिम थे, और उनके मुस्लिम थे, तो देश को खतरा धर्म से नहीं था। ये जो मोदी जैसी सरकार जो बनाते हैं, उनसे खतरा है कि उन लोग धर्म की राजनीति करते हैं। राजनीति कभी भी राजनीति होती है युवक के लिए होती है, महिला लोग सुरक्षा के लिए होती है, बेरोजगारी को कम करने के लिए होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए होती है। धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है और जनता ने इस बार, अभी सरकार बनी नहीं है, नतीजा हुआ नहीं है। नतीजा जब आएगा तो सरकार देखेगी कि सरकार अभी किसी की बनी नहीं है। ना हम बोल सकते कि भाजपा सरकार बना रही है, ना कांग्रेस बना रही है। सरकार अभी 5 बजे नहीं है, 5 बजे तक अभी और नतीजे आने बचे हैं। और बात इनकी है कि जनता युवा सब जान चुकी है कि जो मोदी सरकार है हर धर्म की राजनीति करती है। राम मंदिर का मुद्दा भी स्वर्गीय राजीव गांधी ने उठाया था, मंदिर ताला तोड़ के उन्होंने पहले दिया जलाया था। तो धर्म की राजनीति करना बंद करनी पड़ेगी। युवा ने जो इस बार परिस्थिति दिखाई है, जो नतीजा आएगा तो युवा बता देगा कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी देश में। अब राजनीति करनी है तो उस मुद्दे पे करे जिससे देश आगे बढ़े। जैसे कि मेरे साथी आलोक भाई ने यहाँ पे धर्म की बात की है, तो मैं उस पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि चुनावी माहौल में जब चुनाव प्रचार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बहुत विशेष रूप से उठाई थी कि हमें हमारे धर्म की महिलाओं का मंगलसूत्र का रक्षा करना की बहुत ज़रूरत है। और उन्होंने विशेष रूप से एक समुदाय को टारगेट करते हुए वो बोला कि इससे हमें बचाने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, आप कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? क्या इतने साल से, मैं सबसे पूछता हूँ, क्या इतने साल से हमारे देश में ये महिलाएं रह रही हैं? हमारा देश आज 75 साल हो गया, उससे ज़्यादा भी आज़ाद है। क्या किसी भी महिला को ज़रूरत पड़ी है अपनी मंगलसूत्र की रक्षा करने की, किसी और के द्वारा रक्षा करवाने की? तो नरेंद्र मोदी जी ये क्यों एक दूसरे समुदाय को टारगेट करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आता। चुनाव प्रचार है, आप ये बात बताइए ना कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप क्या वादा करते हैं महिला सुरक्षा के लिए, आप क्या योजनाएं ला रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके से भड़काना, ये कहाँ तक अच्छा है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे कुछ युवा जो साथी थे वो मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो नाराज़गी है वो यहाँ पे जाहिर करते हुए नजर आए। अतुल जी ने कहा है कि अब जो है ये मोदी सरकार के पास बिल्कुल लास्ट समय है, जनता जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और खासकर जो है वो छात्र हैं। छात्रों को बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, छात्रों के लिए जो रोजगार है उस पर बात नहीं होती, इस पर छात्र नाराज़ है और इस वजह से इनका जो कहना है कि कहीं ना कहीं जो एनडीए की जो सरकार है वो गिरती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो मुद्दा हो सकता है, छात्रों का ये गुस्सा है, ये निकल कर यहाँ पे सामने आ सकता है, ऐसा अतुल जी ने भी कहा। दिव्यांग जो श्रीवास्तव है उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूथ है वो लीडर जो है वो चेंज करना चाहता है, यूथ लीडर चाहता है, एक यूथ जो है, एक युवा है। आलोक सिंह जी ने हिंदू धर्म की बात की, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के प्रति जो बीजेपी राजनीति करती है उसको लेकर उन्होंने एक सवाल यहाँ पे किया है। तो हमारे साथ सुभाष शर्मा जी हैं जो कि बीजेपी से हैं और युवा मोर्चा मंत्री दक्षिण विधानसभा से हैं। अब इनसे जानते हैं कि इनके सवालों का जवाब आप यहाँ पे दीजिए कि आपके पास कई सारे तरह के यहाँ पे सवाल हैं। सबसे पहला तो इन्होंने बताया है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, ऐसा इनका कहना है, क्या कहेंगे इस पर? जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत
बधाई कि आज़ाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी के बाद भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का और भाजपा का सरकार बनने जा रहा है। लगातार तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार। और आप के न्यूज़ चैनल के माध्यम से न्यूज़ चैनल देखने वाली सभी भाई बहनों को भी मैं बधाई देता हूं। अब आपके सवाल पे आता हूं। जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या राम के नाम पे या धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं करती। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि हर क्रिया के पीछे एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना होगा तो राम आस्था का विषय है, राम जप का विषय है। हम आस्था के नाम पर कभी राजनीति नहीं करते। हमारे कुछ साथी अभी कांग्रेस के और कुछ युवा छात्र जो कह रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या किसी अन्य पूर्व कांग्रेसियों ने ताला तोड़ के पहला दीपक जलाया था। राजीव गांधी जी ने ताला तोड़ करके हमको पहले राम मंदिर का दर्शन करवाए थे। लेकिन क्या ये भी सच है साथियों? आपको पता है कि राम मंदिर में जब उनके घुसने के बाद बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु जब उनसे नाराज हुए थे तो वो उस आंदोलन को वापस ले लिए थे। कार सेवकों पर जब समाजवादी पार्टी ने और आरजेडी के नेताओं ने जब गोली चलाई तब ये आस्था लोगों पर आक्रोशित होकर के जब उन्होंने इस आंदोलन को तेज किया, तब ये विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार के माध्यम से राम मंदिर को बनवाया। तो राम आस्था का विषय नहीं। जब कार सेवकों पर हजारों गोलियां चली, लोगों ने अपने प्राण त्यागे, तब जाकर के वो राम मंदिर बना। रही बात आपने कहा कि 400 पार, ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि आम चुनावों में अभी 21 राउंड की गिनती होती है। अभी 12-13 राउंड का गिनती हुआ है, 8-10 राउंड की गिनती बाकी है। हम मान रहे हैं कि अभी 400 वोट के पार नहीं गए, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बन रही है। और आप किसी भी गणितज्ञ से पूछ लीजिए, 240 का आंकड़ा 94 सीटों के आंकड़े से कहीं बड़ा है। चुनावों में स्लोगन दिया जाता है जनता को रिझाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने भी एक नारा दिया था कि अब की आंधी राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं इस स्लोगन के बाद भी। और रही बात, आज कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को अपने सहयोगियों के साथ पीछे रह करके लड़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन का विषय है कांग्रेसियों के लिए। हम मोदी जी के चेहरों पर चुनाव लड़े, हम मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने सभी गरीब और मध्यम वर्गीय तक पहुंचने का प्रयास किया, उसी प्रकार अनेक योजनाओं पर हम अगले पंचवर्षीय योजनाओं में भी जनता के फायदे के लिए, उनके कार्य करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजय और मैं भी एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। और जैसे कि मेरे भाइयों ने बताया कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने छात्रों के लिए क्या किया और कितनी एमएनसीज आई छत्तीसगढ़ में, तो अभी हम बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग स्टेट है, कि वो पूरा डेवलप नहीं है। वहाँ एमएनसी सभी स्टार्टअप्स कर रही हैं। और रही बात पिछले 10 साल में, तो आप छात्र हैं, आपको भी पता होगा पिछले 10 साल से पहले कितने एम्स और कितने आईआईटीज़ थे पूरे भारत में। पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने पूरे 13 एम्स का आयोजन किया, निर्माण किया यहाँ पे पूरे देश में। बोला मैंने, छत्तीसगढ़ में नहीं बोला। और ऐसे ही जैसे लोग पहले छात्र बाहर जाके पढ़ने में बहुत ज़्यादा वो करते थे, जैसे कि आप जान रहे पहले छात्र बाहर जाके पढ़ना बहुत ज़्यादा वो करते थे, फेवर लेते थे। अभी बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इंडिया में रह के पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। एम्स आईआईटीज़ इतनी ज़्यादा बन गई। जीडीपी को देख लीजिए, पहले बहुत नीचे आया करती थी, अभी टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस में इंडिया भी एक नाम आता है। और बहुत कुछ है जो आप नहीं बता पाए। आपने धर्म का भी लिया, ठीक है, वो बात भी है। हम जानते हैं कि ये बात हुई थी राम मंदिर बनने के टाइम। उसी से ये भी देख लीजिए कि धर्म का नाम ले रहे हैं, तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद भी मोदी सरकार द्वारा ही निर्माण की जा रही है, जो अगले साल जो निर्माणित हो जाएगी। धर्म तो एक मुद्दा है, सियासी मुद्दा है, जो दोनों ही पार्टी यूज़ करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी यूज़ करती है। रही बात वो अलग बात। पर जो छात्रों के बारे में बोला, आप 10 साल पहले से एक निर्णय लीजिए, मतलब देखिए, और अभी का देखिए, कितना बदलाव आया है, क्या आया है, कितनी बदलाव और आएंगी। हो सके तो छत्तीसगढ़ में और भी बदलाव होंगे। अभी तो सरकार वापस से बननी है। पिछले 5 सालों में भी तो कुछ हुआ नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो इस साल हम भी ये भी कोशिश कर सकते हैं। पिछले 5 साल में नहीं हुआ, शायद इस साल भी ना हो 5 साल में, पर क्या पता, मोदी है तो मुमकिन है। बाकी तो आप जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि अजय भाई ने बोला, मैं बिल्कुल उनकी कुछ बातों से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि
बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे राज्य में और देश के विभिन्न हिस्सों में जहां छात्र को मतलब हित भी हुआ है उनका। लेकिन ये बात भी मैं जाहिर करना चाहता हूं कि मैं एक MBBS का भी छात्र रह चुका हूं। मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा था। मैं नीट क्वालिफाइड हूं, क्वालिफाई भी किया था, और मैं MBBS करने वाले विभिन्न छात्रों का ये दुख समझता हूँ आज के डेट में कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 550 नंबर 720 में लाने के बाद भी, 600 नंबर 720 में लाने के बाद भी इस देश में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलती। और दूसरी बात, अगर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं मानता हूँ इधर पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन एक आम बच्चा उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फ़ीस 1 करोड़ रुपए पूरे 5.5 साल की रहती है। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस है, आगे चल के 2 करोड़ 3 करोड़ इतना लगता है। तो उनको मजबूरन में यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसे, तुर्किस्तान जैसे देश जाने पड़ते हैं। तो मैं यही पूछता हूँ कि चलिए भले ही विकास हुआ है, लेकिन ये जो बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है, मतलब हाल फिलहाल में ही हमने कोविड के बाद ये देखा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, या फिर बहुत सारे बच्चों का भी ये सपना रहता है। तो इस सपने को कैसे साकार कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मैं आज सवाल उठाता हूँ कि इस विषय पे कब बच्चों को राहत मिलेगी। हेलो, हाँ, अभी जैसे कि मेरे साथी ने अभी अपने पढ़ाई के विषय में लेकर के कुछ बात किया, या आपको मैं कहना चाहूँगा यार, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये समस्या क्या अभी पिछले 10 वर्षों से ही शुरुआत हुआ कि इससे पहले भी ये समस्या था? अगर इससे पहले से भी समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं पुराने कारण से ही ये जटिल समस्या बना हुआ है। और अगर आपकी अकेले की अगर ये समस्या नहीं है तो मैं अपने युवा साथियों को निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। मैं युवा मोर्चा का सदस्य होने के नाते आपको ज्वाइन करूंगा और आपकी समस्या जहाँ तक भी आप कहेंगे मैं वहाँ तक आपकी समस्या को पहुँचाने के लिए तैयार हूँ। चाहे हमें CMO जाना हो, चाहे हमें PMO जाना हो, मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली तक चलने के लिए तैयार हूँ। मैं ये ऑन न्यूज़ एशियन न्यूज़ में कह रहा हूँ। News+21 में आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, किंतु ये समस्या आपकी अकेले की समस्या ना हो, ये पढ़ने वाले तमाम युवाओं की समस्या हो। अगर हम एक बंद कमरे में AC न्यूज़ में बैठकर अगर ये बात कर दें कि मुझे ये समस्या है, तो मैं युवा साथी से बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि एशियन न्यूज़ में ना कभी आप समस्या बता पाएंगे और ना मैं सुन पाऊँगा। जिस तरह से देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे UPA की सरकार में हो या NDA की सरकार में हो, जब किसी एक विषय पर, जब बड़े मुद्दे पर किसी को समस्या हुआ तो ये आंदोलन के जरिए ही लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। चाहे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी अनेक आंदोलन हुए, इससे हम नकार नहीं रहे हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने उस आंदोलन को ज्ञान में लिया और उनके ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसको दबाया गया, आप मुझे बताइए। मैंने तो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासनकाल में, और न ही कहीं पर जहां जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैंने तो वहां कभी ऐसा नहीं देखा कि वहां के विद्रोहियों को दबाया गया या कुचला गया। किसान आंदोलन ने पूरे 1.5 वर्ष तक आंदोलन किया, हमने तो कभी वहाँ पर किसी को लाठीचार्ज करने नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के दुख को समझा और उन्होंने तेग बहादुर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही उन्होंने किसान जो कृषि कानून थे उनको वापस करने का ऐलान किया। इससे पहले भी JNU में भी अनेक आंदोलन हुए, या हैदराबाद में रोहित वेमुला जो केस था उसमें भी बहुत आंदोलन हुए। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कभी नहीं सुना कि किसी युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया या आंदोलन को दबाया गया। आप एक न्यूज़ में आप मुझे एक भी न्यूज़ दिखा दीजिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी न्यूज़ को माफ़ कीजिएगा, किसी आंदोलन को दबाने का काम किया हो। जी, जैसे कि मैंने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए शर्मा जी ने कहा था कि उन्होंने कहा कि AC वाले कमरे में बैठ के ये कह देना बहुत आसान रहता है। अगर छात्र की मास पे ये समस्या है तो वो बिल्कुल उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ आखिर में छात्रों का हित हो। हम जिस भी पक्ष से रहें,
छात्र आगे बढ़े, ये मेरा कल्पना है, मेरा देश आगे बढ़े। और दूसरी बात मैं शर्मा जी से ये स्पष्ट रूप पे कह देना चाहता हूँ कि देखिए, ये मेरी अकेले की समस्या नहीं है। आप इस शहर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। कौन नहीं इस न्यूज़ रूम में बैठा हो जानता होगा कोटा, जो राजस्थान में पड़ता है। वहाँ पे आज हर दिन एक सुसाइड तो हो ही रहा है लगभग, या फिर हर महीने आप मैं मार्च का आंकड़ा बता दे रहा हूँ, ये 2024 का 31 सुसाइड, जिस टाइम जेई नीट के डेट पास में आ रहे थे। बच्चा खुदकुशी कर लेता है नीट और जेई के ये परिणाम को देख के। मतलब अभी उन्होंने परीक्षा दी नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं। तो ये मेरी खुद की तो समस्या है नहीं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, मैं उन छात्रों के बीच में रहा हूँ। मैं खुद एक छात्र रहा हूँ जिसने कोटा जैसे जगह में परिश्रम किया है। खुद मैंने अपना फॉर्म भरा है एनटीए की वेबसाइट पे, और फिर मैंने परीक्षा के क्षेत्र में, जब कोविड जैसा भीषण टाइम चल रहा था, मुझे याद है वो 2020 का वो टाइम जब हमारी डेट्स बढ़ाई जा रही थी। मैं किसी गवर्नमेंट को इसके लिए ब्लेम नहीं दूंगा, ये तो एक वर्ल्ड मैटर था, गलती हमारे देश की किसी की नहीं थी, वर्ल्ड मैटर था। तो कोरोना के चलते हमने कितना लॉस झेला है, और उसके बाद से हम इस पर कितना हमने वर्क किया है। हमने देखा है कि आसपास बच्चे इस फील्ड से कितना उब चुके हैं। तो मैं उनकी ही ओपिनियन में आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है। जैसे आदरणीय हमारे बड़े भैया ने कहा कि राम मंदिर क्यों इनके सरकार नहीं बनाया है, ये जो राम भगवान के जो आस्था जो भक्त है ना, उन्हें बनवाया है। आपका हर मुद्दा रहता है, जो भी अच्छा चीज़ हुआ है आपकी सरकार ने किया है, और जो भी गलत हुआ है वो पिछले 10 साल पहले से थे। ऐसा नहीं होता। अगर आपको 2014 मौका दिया गया, इसलिए ही दिया गया था कि आप अच्छे काम करें, ये नहीं कि पिछले सरकार ने आपने ये किया वो किया उनके वजह से हो रहा है, इसलिए आपको मौका नहीं दिया गया था। और रही बात सर कि देश की युवा को सबसे कहीं भी नरेंद्र मोदी किसी भी मंच में सुनिए कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि देश के रोजगार को बढ़ाया दिया जाएगा। उन्होंने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि नौकरी मिलेगी, युवा कहाँ जाएगा, युवा क्या करेगा, कहाँ। और महिला की बात रही तो बीएचयू का केस आपको ही मालूम, बनारस बीएचयू में आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता ने एक लड़की का रेप किया था। ये सर मुद्दा, सर बात यह है कि आप खुद, आपकी सरकार जो है मुद्दे से भटकती है, उनको कुछ नहीं मिलता। तो राम मंदिर हमने बनाया है, जो राम को लाए हम उनको, राम को लाने वाले हम लोग, आप नहीं हैं। ऐसा नॉर्मली में वॉइस आ रहा है, हो गया। जैसे कि मेरे साथियों ने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आरोपी, जैसे आपने कहा कि इलाहाबाद में किसी, बनारस में अगर किसी एक लड़की या स्त्री के साथ रेप होता है तो आपकी पार्टी के लोगों ने रेप किया या आपकी पार्टी का एक सदस्य था। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये माइंडसेट क्लियर कर दूं कि आरोपी होता है, वो आपकी मेरी पार्टी का नहीं होता। हमने छत्तीसगढ़ के शासनकाल में भी कई ऐसे कांग्रेसी नेता देखे हैं या कांग्रेसी कार्यकर्ता देखे हैं जो इस तरह के अनगिनत कार्यों में लिप्त रहे थे, चाहे किसानों को धमकाना हो, ज़मीन को हड़पना हो या रेप के इस मामले में आना हो। तो अगर स्त्री के साथ अगर किसी तरह का पीड़ित स्त्री के साथ अगर इस तरह का कोई व्यवहार होता है तो सबसे पहले वो एक आरोपी है। मैं इस बात को नकारता हूं कि वो किसी पार्टी का है या किसी विशेष समुदाय, जाति या धर्म का है। दूसरी बात, आपने कहा कि राम मंदिर राम भक्त ने बनाया, तो अगर 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लूँ कि राम मंदिर राम भक्त ने बनाया, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो विपक्ष के लोग हैं वो राम भक्त नहीं है? क्योंकि वो जब 40 साल 30 साल से सत्ता में थे तो उन्होंने उस केस को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसको भी छोड़िए, सैम पैदरोदा जो कि इन दिनों अपने बयानों को लेकर के बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे, कांग्रेस ने उनको इस्तीफा, अब तो कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा ले लिया। वो जब राम मंदिर बन रहा था तो सैम पैदरोदा ने कहा था कि हम राम भक्त नहीं हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या बहुत से विपक्ष के लोग राम मंदिर उद्घाटन में नहीं गए थे। तो भाई साहब, क्या आप ये मानेंगे कि विपक्ष के लोग राम भक्त नहीं हैं? या आप मान पाएंगे कि ये राम भक्त नहीं थे इसलिए इन्होंने राम मंदिर को आगे बढ़ने नहीं दिया? नहीं, आपने कहा ना कि राम भक्तों ने मंदिर बनवाया है। तो पार्लियामेंट बना तो मोदी सरकार ने बनाया, मंदिर बना तो मोदी सरकार ने बनाया। मोदी सरकार थोड़ी बनाती है, जनता के पैसे से बना है, पार्टी थोड़ी पैदा की है, जो टैक्स देती है मूलतः उसके रूप में कोई चीज का निर्माण होता है हमारे देश। जी। तो
जनता के टैक्स से सुनिए, जनता के टैक्स से ही ये देश चल रहा है। मोदी जी का एक वक्तव्य आप मुझे दिखा दीजिए कि मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरे पैसे से पार्लियामेंट बन रहा है। मेरी बात को सुनिए, जब पार्लियामेंट बन रहा था, जब नया पार्लियामेंट बन रहा था तो आप ही, हमने कभी नहीं कहा कि मोदी जी ने, हमने कहा मोदी जी के कार्यकाल में नया भारत का गठन हुआ जिसमें पार्लियामेंट भी एक हिस्सा है। जबकि आपके विपक्ष के कांग्रेसियों ने यह कहा कि मोदी महल बन रहा है। मुझे आप ये बताइए, आज जो इंडिया गठबंधन जीत के जा रहा है या जो कांग्रेस के 94 सदस्य जीत के जा रहे हैं, क्या वो उस नए महल में नहीं बैठेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये मोदी महल बन रहा है। हम इस बात का विरोध करते हैं। क्या वो इसको मोदी महल का नाम देंगे, या वो इस भारत का के जो सर्वोच्च पंचायत है उसका निर्माण हुआ, ये उनका गठन हुआ? तो साथियों, एलिगेंस लगाना बहुत आसान है और तर्कों पर विजय प्राप्त करना अलग बात है। अगर आपको ये मालूम है कि देश टैक्स से चलता है, तो इससे पहले भी जो बहुत सारे घोटाले हुए, चाहे वो कोलगेट घोटाला हो, 2G घोटाला हो, खेल घोटाला हो या अन्य तरीके के, तो वो भी तो मतलब जनता के पैसे से थे। तो क्या आप ये मानेंगे कि पूर्व की सरकारों ने जनता के पैसों का हनन किया और उन जनता के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए निजी यूज़ किया? देखिए, जनता के घोटाले कितने भी कि कभी भी कांग्रेस सरकार, जैसे घोटाले की बात चली रही थी, तो मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा, जब पार्लियामेंट में पहले दिन राहुल गांधी जी, उनकी जब सदस्यता रद्द हुई थी, तो उसके पहले दिन जब वापस आए तो उन्होंने एक फ़ोटो को पकड़ा था जिसमें उन्होंने मोदी जी, माननीय मोदी जी और अडानी जी बैठे थे फ्लाइट में साथ में। तो उन्होंने क्लियरली पूछा था कि क्या ये रिश्ता है, आप बता दें। मोदी जी ने उस बात को क्लियरली डिनाई कर दिया, उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं तर्क दिया। अब चुनावी रैली के दौरान मोदी जी ये बोलते हैं कि ये अडानी अंबानी सब बैग भर भर के पैसा देते हैं गांधी परिवार को। क्या ये बात थोड़ी दोगली वाली नहीं हो गई कि आपसे जब पूछा जाता है तो आप मौन हैं, और आप जो आपसे सवाल पूछ रहा था, जो उन पे खुलेआम आरोप लगा रहा है इतने दिनों से, आप उन्हीं पे भैया 2 दिन पहले ब्लेम दे देते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं, अडानी अंबानी से पैसा लेते हैं, टॉप बिजनेसमैन भारत देश के। तो ये कहाँ की बात? कभी भी कांग्रेस सरकार में जितने भी करप्टेड लोग हैं कभी देश छोड़ के नहीं भागे। 2014 के बाद जितने भी करप्टेड लोग हैं देश छोड़ के क्यों भागे? आप ही की सरकार में ही नीरव मोदी और अन्य लोग प्रकार के जो लोग हैं वो देश छोड़ के बाहर भागे थे। जैसे कि अभी साथियों ने एक और सवाल पूछा, सबसे पहले तो आपका मैं जवाब दे दूं कि आपने कहा कि 2014 के बाद बहुत से लोगों ने देश छोड़ करके भागे हैं, या 2014 के बाद क्यों वो देश से निकले। तो सबसे पहले ये बता दूं कि 2014 के बाद जो लोग विदेश गए हैं, विदेश से भी उनके ऑनलाइन जो है कोर्ट में वो हाजिर होते हैं और भारत में उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। और इससे पहले 2014 से पूर्व 10 सालों में जितने भी उद्योगपति और करोड़पति हुए हैं, लोन देने का काम आपके यूपीए सरकार ने किया, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो। 2014 के पहले इनको लोन पे लोन देने का काम किया। उस समय आपकी सरकार थी, आपके अर्थशास्त्री थे, आपके प्रधानमंत्री थे, आपकी विचारधारा थी। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि जो बैंकरप्ट हो चुके थे उनको लगातार लोन पे लोन किस बेस पे दिया गया। हमारी सरकार तो जो जनता का पैसा गया है उसको रिकवर करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो या विजय माल्या हो, उनके संपत्तियों को हड़पने का कार्य कर रहे हैं और उनके संपत्तियों को नीलाम करके लोगों को पैसा देने का काम कर रहे हैं। पीएनबी एक उदाहरण है और यस बैंक एक उदाहरण है। जब आपके पूर्व की सरकारों ने लोन दे करके जनता का पूरा पैसा खत्म कर चुका था, उसको वापस स्टेबल करने का काम उस बैंकों को अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और हमारे एक साथी का कुछ सवाल था, मैं आपका सवाल वापस चाहूँगा, मैं वो सवाल भूल गया जो सवाल आपने पूछा था। जी, मैंने ये सवाल पूछा था कि मोदी जी अपने चुनावी रैली में ये कहते हैं कि गांधी परिवार को फंडिंग आती है अडानी और अंबानी के द्वारा, है ना। तो जब उनसे खुलेआम ये प्रश्न को माननीय राहुल गांधी जी ने किया था कि मोदी जी और अडानी जी का क्या रिश्ता है, तो उस पर वो सबसे पहली बात मौन क्यों रहे। और दूसरी बात, लगातार उन पे वार किया गया अडानी जी के ऊपर राहुल गांधी जी के द्वारा कि इन दोनों का क्या रिश्ता है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने लगातार इस बात को एक्सपोज किया। उस पर मौन रहने के बाद अचानक से एक दिन ये पलटवार कैसा, क्या ये दोगलापना नहीं हुआ मोदी जी के द्वारा? मैं ये पूछता हूँ।
सबसे पहले आप दोगलापन क्या है ये मुझे बताइए। दोगलापन क्या ये नहीं है कि वही राहुल गांधी जो कहते थे कि चौकीदार चोर हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और ये कहा कि नहीं नहीं हमसे गलती हो गई थी? क्या ये दोगलापन नहीं है कि अपने टीआरपी अपना साख बढ़ाने के लिए किसी प्रधानमंत्री पर एलिगेंस लगा देना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी काउंटर अटैक करना, उसके बाद फिर माफ़ी मांगना? क्या ये दोगलापन नहीं है कि वही राहुल गांधी पूरे देश में अडानी और अंबानी को काउंटर अटैक करते फिरते हैं कि ये मोदी जी के मित्र हैं करके, और वही कांग्रेसी जब किसी दूसरे प्रदेश में जब उनकी सरकार बनती है तो उन्हें अडानी और अंबानी का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा देते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे वो पूर्व में राजस्थान में उनकी सरकार रही हो गहलोत जी की। तब उनको ये क्यों याद नहीं आया कि अडानी और अंबानी से हमको डेवलपमेंट नहीं कराना है? तब राहुल गांधी जी मैदान में प्रखर होकर के क्यों नहीं आए? आपको उनकी सरकारों पे काम करने पे रोक लगाना था। क्या ये दोगलापन नहीं है कि एक तरफ राहुल गांधी जी पूरे देश में कहते फिरे और दूसरी तरफ उन्हीं के प्रदेश के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के जानकारी में ही अडानी और अंबानी जी के नेतृत्व में फंड रेस करें अपने स्टेट में डेवलपमेंट के लिए? दोगलापन ये है। और रही बात, वो काउंटर अटैक इसलिए था क्योंकि आपके विपक्ष के लोगों ने उनको जवाब देने पर मजबूर किया, और उस जवाब के बाद राहुल गांधी जी ने फिर कब उस दोबारा क्वेश्चन को उठाया या उस प्रश्न पर कभी मुखर हुए? आप मुझे एक भी वीडियो दिखा दीजिए। देखिए, बहिष्कार का मतलब पूर्णतः बहिष्कार होता है। अगर अडानी और अंबानी से राहुल गांधी जी को दिक्कत है तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को उन पर आपत्ति जताना चाहिए। इस तरह से नहीं कि राहुल गांधी जी को तो आपत्ति है लेकिन अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जी को आपत्ति नहीं है। इस तरह से सरकार तो नहीं चलेगा, इस तरह से विपक्ष नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आप ही के पार्टी में दो धड़े में बटे हुए हैं, जो ये मानता है कि एक तरफ व्यापारी हमारा साथ देगा और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि नहीं, हम व्यापारी के बिना नहीं चलेंगे। तो इस पे आपको चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। इसका जवाब जनता जानती है। धन्यवाद। अडानी के प्रोजेक्ट को, जैसे आपने कहा कि अडानी प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ मतलब कांग्रेस सरकार आगे बढ़ा रही। मैं आपको बता दूं, हसदेव में जो पेड़ कट रहे थे उसके रोकने वाले भी सरकार गवर्नमेंट थी। और उसी के बाद जब जैसे ही आपकी सरकार बनी, आपने 1 महीने के अंदर 30 लाख पेड़ काटा हसदेव को। और बात रही दोगलेपन की सर, तो आप ही के जो बॉन्ड है कि गौ हत्या करने वाले लोगों से आपने पैसे लिए हैं, इसको बोलते दोगलापन। एक तरह आप बोलते हैं कि गौ की रक्षा करेंगे और दूसरी ओर आप उन्हीं लोग से आप पैसा ले रहे हैं अपनी सरकार चलाने के लिए। सर, दोगलापन की एक बात कही तो मैं भी एक बात इसमें ये कह देना चाहता हूँ कि जो पार्टी महिला सुरक्षा का दावा करती, महिला सम्मान का दावा करती है, वही पार्टी के बहुत बड़े बड़े सदस्य ये भी कहते हैं कि इटली से आई हुई महिला इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। शशि थरूर जी की के मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह, पत्नी वगैरह को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ऐसे तरीके से इनडायरेक्टली रेफर किया जाता है। क्या किसी महिला को ऐसा कहना कहाँ तक, किस हद तक अच्छी बात है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। रेसलर लोग को अपना मेडल वापस करना पड़ा, आपकी सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया। इतने बड़े भारत देश के जो मेडल लाते, गोल्ड मेडल रेसलर लोग, उनके जवाब में आपके मोदी सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। सर, ब्रिजभूषण जी के बेटे को वापस से टिकट भी मिल गया। सबसे पहले माइक चालू है। सबसे पहले मैं आपके महिला के विषय पर जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर के, तो देखिए, आपको याद हो कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था पूर्व के शासनकाल में। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टियों में कई ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को अपमानित करते हैं या उनकी बात नहीं सुन सकते। तब आपके राहुल गांधी या जो आप जिनके शुभचिंतक की बात कर रहे हैं या आप जिनमें मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर लोगों का नाम ले रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ थे वो मुझे नहीं पता। दूसरी बात, जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, याद करिए 2014 में वही कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्नी और माँ को जब गाली दिया था, तब वो आपका जो महिला प्रेम था या जो महिलाओं के लिए जो आपका क्या बोलना चाहिए, जो आप लोग का इज्जत था, वो आपका बाहर नहीं आया। इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि तब के लोग इस बात को भूल गए थे। और आपको तीसरा उदाहरण देता हूँ, जब बंगाल में अभी एक जगह है, मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पर बहुत से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, संदेश खाली, तो वहाँ पर
गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों नहीं आए? पूर्व के शासनकाल में बस्तर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका था जहां से बहुत सारी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं गायब हुई थी या पीड़िता रेप की पीड़ित मिली थी। उस समय आपके कांग्रेस परिवार के लोग आंदोलन करने क्यों नहीं आए या विपक्ष के लोग आंदोलन करने क्यों नहीं आए? क्या इसलिए क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट है टीएमसी, या इसलिए कि कांग्रेस में पूर्व में भूपेश बघेल जी की सरकार थी? देखिए, याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में एक उत्पीड़न का मामला था तो यही गांधी परिवार और यही विपक्ष के लोग थे जो मीडिया के आगे आगे जाकर के आंदोलन करते थे। लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह का जब मामला सामने आता है तो आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। रही बात, आपने कहा ब्रजभूषण जी के बारे में, तो ब्रजभूषण जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता आप ये बता दीजिए जिसने उनको बचाने का प्रयास किया हो। रेसलर ने अपना मेडल वापस किया। रेसलर के साथ बात करने के लिए हमारे बहुत से केंद्रीय मंत्री गए थे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उनको बहुत से रेसलर को चिट्ठी लिखा, उनसे फ़ोन में भी बात की। हमने कभी अपने दायित्वों से भागने का काम कभी नहीं किया। आपको याद होगा, किसान आंदोलन हो या रेसलर का जो आंदोलन हो, उसके लिए हमने उनको, चाहे वो टॉयलेट की सुविधा हो या वहाँ पर किचन की व्यवस्था हो, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी ने उनको खुद फ़ोन में बात करके कहा था कि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो बताइए, आंदोलन अपने जगह पे है, आपको जो भी सुविधा चाहिए हो हम आपको प्रदान करने के लिए तैयार हैं। तो समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट में है। समस्या आप कोर्ट के ऊपर मानते हैं कि नहीं मानते? आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? आप बोले ना, कोर्ट तो सबके ऊपर कोर्ट है हमारा। जब राम मंदिर के मुद्दे में भी ना हमारी जो सरकार थी ना सुप्रीम कोर्ट को मांग रही थी। हमने कभी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से राम मंदिर बने। तब से सुप्रीम जो केस है, राम मंदिर का केस था, वो सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा था। हमने कोर्ट को ऊपर माना। जी, आपने कोर्ट को ऊपर नहीं माना, आपने स्वार्थवाद को ऊपर माना। क्योंकि देखिए, जब चौकीदार चोर है पे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो आपका ये कहना था कि जज भी आजकल निष्पक्ष हो चुके हैं। ये आपके विपक्ष के लोगों का बयान था। आप सुनिए, आप पुराने वीडियोस निकालिए। जब राम मंदिर पर जब फैसला आया तो भी आप लोग वापस गए पुनर्याचिका दायर करने कि नहीं, आपने जल्दबाजी में फैसला सुना दिया और 6 महीने तक आपने वापस वहाँ पर पेंडिंग रखा कि आप बहुत जल्दबाजी में फैसला सुना दिए। 370 के लिए भी आपने यही किया। तो देखिए, जो आपको जो समस्या है वो आपको ये लगता है कि हम जो करें वह उचित है, बाकी सुप्रीम कोर्ट गलत है, मोदी सरकार गलत है, देश की जनता गलत है। जी नहीं, गलत आप हैं। आपको अपने विचारों पर थोड़ा सा संयम लगाना होगा। यही आपके लिए जो है उचित है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। चलिए, लोकसभा चुनाव के जो वोटिंग है, काउंटिंग है, वो आंकड़े हमारे पास सामने आ रहे हैं और लगातार हम आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से न्यूज़ प्लस 21 लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी है वो 243 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और एनडीए जो है वो 297 पर है और इंडिया गठबंधन जो है वो 231 पर है। तो चलिए, हम यहाँ पे, हमारे पास युवा पत्रकार यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार अभी उनकी जो सीट है वो कम हो रही है, जहां उन्होंने कई सारे वादे किए थे और उन्होंने 300 के आंकड़े भी अभी तक छुए नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? माइक दे दो उनको। आ जाएगा? नहीं आएगा मेरे ख्याल से। जैसा कि मैम आपने पूछा कि क्या कारण रहा कि जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी वो अभी 300 पार भी नहीं कर पा रही है। इसमें एक फैक्टर नहीं है मैम, इसमें मैं देखूं तो 3 से 4 फैक्टर हैं। युवा भी है, महिलाएं भी हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा भी है, केवल और केवल धर्म की राजनीति भी है, जिसमें विकास का वादा करके जब 2014 में मोदी जी आए थे, जो सपने देखे गए थे, जो दिखाए गए थे, वो पूरे नहीं हो पाए, वो भी एक मुद्दा रहा है। सबसे पहले अगर मैं युवाओं की बात करूं तो अग्निवीर जो योजना थी वो भी एक बड़ी, मुझे लगता है कि कारण रहा है कि जिसके चलते क्या बोलते हैं, जो बीजेपी है वो 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। क्योंकि जो गांव के, जो 2019 के बाद जो गांव के जो युवा थे जिन्होंने तैयारियां की थी,
वो भी क्या बोलते हैं, वो उनके अंदर भी रोष था। इसके अलावा जो पेपर लीक के भी मामले आ रहे थे, जिसके चलते युवाओं के अंदर रोष था कि युवा चाहता विकास था, लेकिन जब इसको लेकर सवाल किए जाते थे सरकार से तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती थी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। इसके अलावा जो खिलाड़ी थे जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जब लाठीचार्ज की गई थी, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन के बाहर आया था कि जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, विकास की बातें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे, और सारे मुद्दे थे जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। और हमको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि बड़ी इकोनॉमी होनी और अच्छी इकोनॉमी होने में अंतर होता है। भारत की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिफ्थ इकोनॉमी है, 4th इकोनॉमी है, लेकिन वो बेस्ट इकोनॉमी नहीं है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात रही महिला सुरक्षा की बात, तो महिला सुरक्षा की जब बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि इसे भी कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर बंगाल की घटना है तो उसे उठाया जा रहा था, लेकिन जब बात आती थी मणिपुर की तो अभी तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इनके पार्टी के भी, बीजेपी के कुछ लोग हैं जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं। इवनली अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जो रवन्ना जी हैं, उनके ऊपर भी क्या बोलते हैं कई सारे वीडियो लीक हुए हैं जिन आरोप लगे हैं। ये भी एक मुद्दा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है भ्रष्टाचार, जो 2019 के चुनाव में भाजपा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं दिख रहे थे, लेकिन वहीं 2024 के चुनाव से पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है, जिसे चंदा घोटाला भी बोल रहे हैं, वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि जो पार्टी गौ हत्या के खिलाफ बात करती है, गौ रक्षा की बात करती है, उसी ने बीफ बेचने वाली जो कंपनी है उससे ये चंदा लिया है। वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और विकास को छोड़ के, रोजगार के मुद्दे को छोड़ के, महंगाई जैसे मुद्दे को छोड़ के केवल और केवल धर्म की राजनीति करना और राम मंदिर के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देना, धर्म की राजनीति करना, और मोदी जी के जो बयान रहे हैं इस बार, वो एक बड़े मुद्दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर लोगों को रुष्ट करने का काम किए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनुज निराला है और सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ना मैं कोई पार्टी, ना कोई राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई ताल्लुकात है। मैं एक आम आदमी के पक्ष में अपना बात रखूंगा। आज हम पूरे देश में देखें तो महंगाई दर इतनी है, कमर तोड़ महंगाई है। आम आदमी जिस तरीके से कमर तोड़ इस महंगाई में अपना जीवन यापन कर रहा है, इस पर कोई भी पार्टी कोई अपना ओपिनियन नहीं रखती। और आगे हम बात करें तो इस पर जिस तरीक़े से देश में जो राजनीति चल रही है धर्म के आधार पर, वह काफ़ी निचली किस्म की राजनीति है। और जो भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी, धर्म के नाम पे राजनीति ना करे तो ही अच्छा है। मात्र सड़कें और नाली बना देना ही विकास नहीं है। धन्यवाद।